Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social studies book of class 7th. Dear students, as you know we have completed our second lesson of history part of this book. इस बुक का जो हिस्ट्री का जो पार्ट है उसका सेकंड लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में एंड टुडे वी हैव टू स्टडी थिंग्स टू रिमेंबर। और आज हम लोगों को स्टडी करना है यहाँ पर जो दिए गए हैं मेन पॉइंट्स इस लेसन के, थिंग्स टू रिमेंबर यानी याद रखने की चीजें। यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आज हम रीड करेंगे और इन पॉइंट्स के थ्रू हम लोगों को काफी चीजें रिमाइंड हो जाएगी, याद आ जाएगी जो कि इस लेसन में हम लोगों ने स्टडी की है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज 10th वीडियो ऑफ दिस लेसन। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन का 10th वीडियो, 10वां वीडियो, थिंग्स टू रिमेंबर यानी चीजें याद रखने के लिए। तो लेसन के स्टार्टिंग में ही हमने स्टडी की थी कि जो राजपूत टर्म है, राजपूत जो शब्द है वो राजपुत्र शब्द से बना है, यानी राजाओं के वंशज, राजाओं के पुत्र, उनको राजपुत्र कहा गया। द टर्म राजपूत कम्स फ्रॉम राजपुत्रा। ये जो राजपूत टर्म है ये आई है राजपुत्र शब्द से, विच मीन जिसका मतलब होता है सन ऑफ किंग्स यानी राजाओं का बेटा यानी राजाओं का पुत्र। तो राजाओं के जो पुत्र होते थे उनको राजपुत्र और राजपुत्र से फिर राजपूत शब्द बना। द राष्ट्रकूटाज रूल्ड अपॉन द महाराष्ट्र रीजन बिटवीन 750 CE एंड 970 CE। CE का मतलब है कॉमन इरा, फुल फॉर्म इसका कॉमन इरा होता है जिसको हम सन भी कह सकते हैं, यानी सन 750 से सन 970 के बीच में ये जो राष्ट्रकूट वंश था, क्लैन था, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि अपने देश में अगर बड़े राजवंशों की बात की जाए तो बड़े बड़े जो राजवंश थे वो 3 थे, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल। तो ये जो राष्ट्रकूट क्लैन था यानी राजवंश था, इसने शासन किया महाराष्ट्र के ऊपर। द राष्ट्रकूटाज रूल्ड, राष्ट्रकूटों ने शासन किया अपॉन द महाराष्ट्र रीजन, महाराष्ट्र क्षेत्र में, बिटवीन 750 CE एंड 970 CE, यानी 750 सन 750 से 970 तक, यानी लगभग 200 सालों तक ये राष्ट्रकूट जो क्लैन था इसने रूल किया महाराष्ट्र रीजन पर। नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1192 1192 में अपन ने पढ़ा है 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को भगा दिया था, हार गया था, वो अपनी जान बचा के भागा था और 91 में उसको भगा दिया था, लेकिन 92 में फिर वो वापस आ गया था बड़ी सेना लेकर के और फिर यहां पर उसने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया था। ये 1191 और 1192 में तराइन का फर्स्ट बैटल और तराइन का सेकंड बैटल ये हमने पढ़ा है लेसन में। इन 1192 पृथ्वीराज चौहान लेड द राजपूत्स, राजपूतों का नेतृत्व किया पृथ्वीराज चौहान ने 1192 में अगेंस्ट द मुस्लिम मुगल रूलर। एक मुस्लिम जो मुगल रूलर था, एक बादशाह था, मुस्लिम मुगल बादशाह था 1206 में, उस 1206 तक जिसने उसने शासन किया। हु डिफीटेड देम, जिसने इनको हरा दिया पृथ्वीराज चौहान और बाकी राजाओं को, एट द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन के द्वितीय युद्ध में नियर दिल्ली के पास। तो यहाँ पर ये हराने का पॉइंट क्यों पता नहीं दिया हुआ है, 1191 में उसको हराया था और अपनी जान बचा के वो भागा था, वो नहीं दे करके, और हारने वाला ने नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने लैड किया यानी नेतृत्व किया राजपूतों का एक मुस्लिम शासक के विरुद्ध जो मोहम्मद गोरी था, और जिसने फिर इनको सेकंड बैटल में डिफीटेड करवा दिया था यानी हरा दिया था, परास्त कर दिया था। थर्ड पॉइंट इज, तीसरा पॉइंट है नागभट्ट सेकंड।
द फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार राजवंश के बारे में हमने पढ़ा है। तीन जो मेन जो डायनेस्टीज थी, राजवंश थे, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल्स। तो इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से स्टडी की है, कौन कौन से महान राजा हुए उन वंशों में। तो उसमें नागभट्ट सेकंड जो थे वो फाउंडर थे, यानी संस्थापक थे। फाउंडर यानी जो किसी चीज को शुरू करता है वो उसका फाउंडर कहलाता है, जिसको हिंदी में संस्थापक भी कहते हैं। तो नागभट्ट सेकंड जो थे वो संस्थापक थे प्रतिहार डायनेस्टी के। नागभट्ट सेकंड द फाउंडर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी। वत्स राजा एंड भोज, राजा भोज वर द मोस्ट पावरफुल रूलर्स। ये बहुत ही बड़े शक्तिशाली रूलर्स यानी राजा थे ऑफ दिस डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के, इस राजवंश के। प्रतिहार राजवंश की बात हो रही है यहां पर। प्रतिहार राजवंश में नागभट्ट सेकंड हो गए महान राजा, वत्सराज हो गए, राजा भोज तो बहुत प्रसिद्ध है। तो ये सारे पावरफुल रूलर्स थे ऑफ दिस डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के यानी इस राजवंश के। हु रूल्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिन्होंने एक लंबे समय तक राज्य किया। नेक्स्ट पॉइंट इज धर्मपाल एंड देवपाल। दो राजा इनके बारे में हमने पढ़ा है। द टू पावरफुल पाल रूलर्स बिल्ट ए मैसिव एम्पायर। मैसिव यानी बड़े विशाल साम्राज्य को इन्होंने बनाया, बिल्ट यानी बनाया। और इन दो पाल वंश जो था, जो कि ईस्ट साइड में था, अपन ने पढ़ा है इसको, पूर्वी जो अपना हिस्सा है भारत का, वहां पर ये पाल वंश का शासन था। मैं एक बार याद दिला देना चाहता हूं। देखिए ये जो एरिया है ये पाल वंश का था ईस्ट में, और ये राष्ट्रकूट एरिया था, महाराष्ट्र के आसपास का एरिया, और ये प्रतिहार वंश का शासन था यहाँ पर, ये जो नॉर्थ अपना इंडिया है। तो पाल वंश के अंदर धर्मपाल और देवपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बनवाया, ये हमने पढ़ा है, जिसको फिर बाद में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। तो धर्मपाल और देवपाल ये दो पावरफुल रूलर्स थे, पाल रूलर्स थे। बिल्ट ए मैसिव एम्पायर, इन्होंने भी एक बड़ा साम्राज्य बिल्ट यानी बनाया। द किंग एक्वायर्ड एन एक्सट्रीमली पावरफुल पोजीशन। राजाओं ने हासिल कर ली थी उस समय में एक पावरफुल पोजीशन, यानी एक शक्तिशाली स्थान उन्होंने, एक्सट्रीमली पावरफुल यानी अत्यधिक शक्तिशाली स्थान उन्होंने प्राप्त कर लिया था राजाओं ने। राजाओं का जो स्थान था, उनकी जो पोजीशन थी, वो हेड पोजीशन होती थी। वो जो मिलिट्री का भी चीफ होता था, यानी सेना का सेनापति, सर्वोच्च सेनापति भी होता था, और इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी उसके पास होती थी, प्रशासनिक शक्ति भी उसके पास होती थी। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं लेसन में, उन्हीं को यहाँ पर पॉइंट्स के थ्रू बताया जा रहा है। द किंग एक्वायर्ड, राजा ने प्राप्त कर ली थी, यानी जो भी उस समय राजा थे उन्होंने प्राप्त कर ली थी। एन एक्सट्रीमली पावरफुल पोजीशन, एक अत्यधिक शक्तिशाली स्थान उनका था। ही वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, वो प्रशासनिक मुखिया भी होता था। एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, जो आर्म्ड फोर्सेज यानी सशस्त्र सेनाएं होती थी, उनका वो कमांडर इन चीफ यानी सर्वोच्च सेनापति भी होता था। यानी कुल मिलाकर सैनिक ताकत भी उसके हाथ में होती थी, और प्रशासनिक ताकत जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो भी उसके हाथ में होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। उत्तरी और दक्षिणी भारत में मैनी एरियाज वर रूल्ड, बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो शासन किए गए बाय डिफीटेड रूलर्स, हारे हुए राजाओं के द्वारा। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा है कि जो राजा कई बार हार जाते थे तो जीते हुए राजा उन्हीं को उनका जो एरिया होता था वो दे देते थे वापस, लेकिन वो जो हारे हुए राजा थे वो जीते हुए राजा के अंडर ट्रैकिंग में होते थे। उनको जीते हुए राजा के कोर्ट में जाकर के प्रेजेंस देनी होती थी, अटेंडेंस देनी होती थी। साथ में कई बार उनको अपनी डॉटर की मैरिज भी करनी पड़ती थी जीते हुए राजा के साथ में एक राजा उनके पास से कभी भी सैनिक टुकड़ी बुला भी सकता था, और उनको सामंत कहते थे ऐसे हारे हुए डिफीटेड रूलर्स को। शायद उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया
उत्तरी और दक्षिणी भारत में मैनी एरियाज यानी बहुत सारे क्षेत्र वर रूल्ड यानी शासन किए गए बाय डिफीटेड रूलर्स, हारे हुए राजाओं के द्वारा, हु वर नॉन एज सामंताज, जिनको सामंत के रूप में जाना जाता है। तो जो हारे हुए राजा होते थे उनको फिर सामंत कहा जाता था और वो जीते हुए राजा के अंडर में रहते थे और राजा उनको कभी भी बुला सकता था अपने दरबार में और वहाँ उनको अटेंडेंस देनी होती थी जाकर के। तो ऐसे सामंतों के द्वारा भी बहुत सारे एरिया रूल किए जाते थे। एंड एज द ब्राह्मण्स फ्लैटर्ड द किंग्स, जैसे कि ब्राह्मण जो थे वो राजाओं की खुशामदी करते थे। यहाँ पर ये मैं सहमत नहीं हूँ इससे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है फ्लैटर्ड यानी उनकी खुशामदी करते थे। एंड रोट अट्रैक्टिव जीनियोलॉजीज, और उन्होंने लिखी आकर्षक वंशावलियां, यानी राजाओं के वंश के बारे में, उनके वंश के बारे में जो बुक्स लिखी उन्होंने ब्राह्मणों ने, उनको जीनियोलॉजीज कह सकते हैं हम। वंशावली, अट्रैक्टिव वंशावलियां यानी आकर्षक वंशावलियां लिखी उन्होंने, और साथ में वो राजाओं की खुशामदी करते थे, इसलिए फॉर देम यानी उनके लिए लिखी। एंड आल्सो परफॉर्म्ड वेरियस रिलीजियस सेरेमनीज, और कई प्रकार की धार्मिक परंपराओं को भी वो परफॉर्म करते थे। जो ब्राह्मण होते थे वो धार्मिक यानी रिलीजियस सेरेमनीज यानी धार्मिक समारोहों को भी वो आयोजित करते थे राजाओं के लिए। द किंग्स प्रोवाइडेड लैंड, तो राजा उनको उपलब्ध कराते थे भूमि, यानी भूमि का दान देते थे उन ब्राह्मणों को राजा। द किंग्स प्रोवाइडेड लैंड, राजा उपलब्ध कराते थे, प्रोवाइड करवाते थे लैंड यानी जमीन, टू देम इन रिटर्न, बदले में उनको। तो वो राजा के लिए जीनियोलॉजीज लिखते थे उनकी, और उनके लिए जो रिलीजियस सेरेमनीज है वो ऑर्गेनाइज करते थे, और बदले में रिटर्न में उनको लैंड मिलती थी, राजा से जमीन मिलती थी। द विलेज गवर्नमेंट, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है लेसन में कि गांव की जो सरकार होती थी उसकी एक पूरी कमेटी होती थी, कई लोग उसमें होते थे, और वो लोग फिर गांव की व्यवस्था को देखते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। द विलेज गवर्नमेंट वॉज द मोस्ट नोटिसेबल यूनिट, ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली इकाई थी। ये जो विलेज गवर्नमेंट होती थी उस समय, गांव की जो सरकार जिसको कह सकते हैं वो होती थी, वो मोस्ट नोटिसेबल यूनिट होती थी, सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य इकाई होती थी। इन ऑल यानी कुल मिलाकर, कहां पर थे हम, नोटिसेबल यूनिट इन ऑल द नॉर्थ इंडिया किंगडम्स, जितने भी नॉर्थ इंडिया के साम्राज्य थे, उत्तरी भारत के जो किंगडम्स थे यानी साम्राज्य थे, उनमें गांव वाली जो सरकार यानी विलेज गवर्नमेंट, जिसमें कुछ लोग होते थे गांव के ही, जो सारी चीजों पर ध्यान रखते थे, स्कूल है, सड़क है, जैसे आप भी ग्राम पंचायत होती है वैसे ही होती थी, तो वो सबसे नोटिसेबल यूनिट होती थी, बहुत ध्यान देने वाली इकाई होती थी। नेक्स्ट है ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया, भारत और पश्चिमी एशिया के बीच में जो ट्रेड यानी व्यापार और गेंड मोमेंटम, यानी इसने मोमेंटम प्राप्त किया, मोमेंटम यानी गति प्राप्त की, फ्रॉम 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यानी 10th सेंचुरी के बाद में, यानी 10th सेंचुरी के आगे, 10वीं शताब्दी के बाद में भारत और वेस्ट एशिया यानी पश्चिमी एशिया के बीच में जो ट्रेड हुआ यानी व्यापार जो हुआ वो 10th सेंचुरी के बाद में हुआ, स्टार्ट हुआ, गति, उसमें गति आई, मोमेंटम आया। बिटवीन 800 सीई टू 1200 सीई, सन 800 से लेकर के 1200 तक के बीच में, वेरियस न्यू सब कास्ट एमर्ज्ड, कई उपजातियां का उद्भव हुआ यानी पैदा हुई, एमर्ज्ड का मतलब उद्भव हुआ या पैदा हुई कोई चीज। इन 400 सालों में, 800 से 1200 के बीच में, इन 400 ईयर्स में वेरियस न्यू सब कास्ट, देखिए मेन एक तो होती है कास्ट, एक होती है सब कास्ट यानी उपजातियां, कई सब कास्ट एमर्ज्ड हुई, कई उपजातियां बनी। मैनी ट्राइब्स, बहुत सारी जो जनजातियां होती है जो जंगल में रहते हैं, मैनी ट्राइब्स यानी बहुत सारी जनजातियां, वर एब्जॉर्ब्ड, वो अवशोषित कर ली गई, इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में जब नई जातियां बनी तो जंगली कई जातियां जो थी, ट्राइब्स जो थी, वो भी उन उपजातियों में सम्मिलित हो गई, एब्जॉर्ब हो गई।
मुहम्मद्स इन्वेशन, महमूद्स इन्वेशन, महमूद गजनवी जिसने पहला आक्रमण किया था सोमनाथ पर, 50,000 लोगों को मार दिया था, वहां पर किल कर दिया था, ये पढ़ चुके हैं अपन लेसन में। महमूद्स इन्वेशन यानी महमूद का जो आक्रमण था उसका हमला था अपॉन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत पर। डिवेस्टेड यानी उसने संकुचित कर दिया, एंड वीकेंड और कमजोर कर दिया द रीजन यानी क्षेत्र को। महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया भारत पर तो उसके कारण से भारत का जो नॉर्दर्न एरिया था, जो उत्तरी हिस्सा था, वो वीक हो गया, वीकेंड यानी कमजोर हो गया, और डिवेस्टेड यानी छोटा हो गया, विस्तार उसका कम हो गया, या उसने उस पर कब्जा कर लिया। तो वो जब किसी चीज पे, किसी जमीन पे कब्जा करेगा तो डिवेस्टेड, वेस्ट का मतलब होता है विशाल, विशालता कम हो गई उसकी। तो ये महमूद का आक्रमण था, महमूद गजनी का। गजनी से ही थे दोनों, गोरी, लेकिन उसको गोरी कहा जाता है बाद वाले को। तो महमूद का, वो मुहम्मद गोरी था, ये महमूद गजनवी था। तो महमूद गजनवी का जो इन्वेशन था, आक्रमण था, इसने उत्तरी भारत को डिवेस्टेड यानी छोटा कर दिया, उसकी विशालता को कम कर दिया और वीक कर दिया इस एरिया को। 2 बैटल्स टुक प्लेस, 2 युद्ध हुए इन 1191 सीई सन 1191 में, एंड 1192 सीई और 1192 में, एट तराइन, तराइन के युद्ध कहे जाते हैं ये, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुए थे। एक 1191 में हुआ, एक 1192 में हुआ। तो जो 1191 में हुआ उसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई जबरदस्त, वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा। वो बाद में फिर बहुत बड़ी सेना लेके आया, और उज्जैन का जो राजा था, जिसको एक क्या नाम, गद्दार के रूप में आज भी कहा जाता है, जयचंद्र नाम लिखा हुआ इसमें, उसने कहते हैं कि इसके साथ में गद्दारी कर दी थी चंद्रशेखर, इस पृथ्वीराज चौहान के साथ में, और उसके कारण से इसकी हार हो गई थी, जयचंद्र के कारण, जो उज्जैन का राजा था। तो ये 1192, एक साल बाद ही इनकी हार हो गई थी। इस एक साल में उसने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी करके वो लेकर आया था। तो ये 2 युद्ध बड़े प्रसिद्ध हैं अपने हिस्ट्री में। तराइन एक स्थान है, वहां पर ये युद्ध हुए थे। 2 बैटल्स टुक प्लेस, 2 युद्ध हुए थे इन 1191 सीई एंड इन 1192 सीई एट तराइन, जो कि भटिंडा के पास में है, भटिंडा पंजाब में है। तो भटिंडा के पास में तराइन है, वहां पर ये दोनों युद्ध हुए थे बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच में हुए थे। नेक्स्ट है, देखिए अब जो पॉइंट है वो चोल वंश से रिलेटेड है, और चोल वंश अपन ने पढ़ा नहीं है क्योंकि हटा दिया गया है। वो जो सिलेबस कट किया है अभी कोरोना के कारण से, उसमें चोल वंश को पूरा हटा दिया है। तो ये अभी पॉइंट्स हैं, इनको पॉइंट्स को एक बार अपन पढ़ लेते हैं, ताकि भले ही अपन ने बुक में नहीं पढ़ा होगा लेकिन कुछ बातें अपने ध्यान में आ जाएगी चोल वंश के बारे में। तो ये चोल वंश है, बहुत महान वंश हुआ है ये भी। ये दक्षिण में इसका प्रभाव रहा, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। अपने इंडिया का जो नीचे का हिस्सा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो अपना ये इंडिया है, भारत है, इसमें ये जो नीचे का हिस्सा होता है ये साउथ इंडिया कहते हैं इसको। यहाँ पर देखो चोल वंश था, ये नीचे केरल में, तमिलनाडु में, ये जो एरिया एकदम साउथ में, वो चोल वंश वहाँ पर था, और बड़े महान राजा हुए हैं इसमें भी। ये एरिया पूरा राष्ट्रकूटों का था, ये पाल्स का था, ये प्रतिहारों का था। तो ये बात कर रहे हैं हम चोल वंश की। द चोल्स वर द मोस्ट पावरफुल रूलर्स इन साउथ इंडिया। दक्षिणी भारत में ये सबसे ज्यादा पावरफुल वंश जो था राजाओं का, वो चोल वंश था। बिटवीन 800 सीई एंड 1200 सीई, 800 से 1200 के बीच में ये चोल वंश का शासन था। अभी अपन ने 800 से 1200 के बीच में एक चीज और पढ़ी थी, देखो जस्ट, कई जातियों का उद्भव हुआ, कई ट्राइब्स उसमें एब्जॉर्ब हो गई, ये भी 800 से 1200 के बीच की बात है। और अभी जो अपन चोल वंश पढ़ रहे हैं वो भी 800 से 1200 के बीच में। ये चोल वंश बहुत शक्तिशाली था दक्षिण में। दे मेड थंजावुर द ब्यूटीफुल सिटी, एक बहुत ही सुंदर शहर उन्होंने बनाया
तंजावुर कहते हैं हिंदी में, थंजावुर लिखा हुआ है यहाँ पर। थंजावुर शहर ब्यूटीफुल सिटी उन्होंने बनवाया। द पैलेसेज एंड टेम्पल्स एज देयर कैपिटल, ये चोल साम्राज्य, चोल किंगडम की ये कैपिटल थी यानी राजधानी थी तंजावुर, और इसमें बहुत सारे सुंदर पैलेसेज यानी महल थे और मंदिर थे। इसी चोल वंश में राजा नाम के कोई राजा थे उस वंश में, चोल वंश में। उनके सन राजेंद्र चोल, उनके पुत्र थे राजेंद्र चोल, ये बड़े महान राजा हुए हैं चोल वंश के। राजाज सन राजेंद्र चोल, राजा के पुत्र थे राजेंद्र चोल। एसेंडेड द थ्रोन, उसने एसेंडेड यानी अपने पिता को सेवानिवृत्त होने के पश्चात जब बड़ा लड़का कोई भी राज सिंहासन हासिल करता है तो उसको एसेंडेड कहते हैं। तो उसने एसेंडेड किया द थ्रोन यानी सिंहासन को, जो राजा को सेवानिवृत्त करके उनका बड़ा लड़का राजेंद्र चोल सिंहासन पर बैठा, थ्रोन को एसेंडेड किया। आफ्टर हिज डेथ यानी उनकी पिता की मृत्यु के बाद, सेवानिवृत्त नहीं बल्कि उनकी मृत्यु हो गई थी पिता की, तो राजेंद्र चोल वहां पर थ्रोन यानी सिंहासन पर बैठे। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को साबित किया, प्रूव किया, टू बी स्ट्रोंगर एंड मोर पावरफुल, ज्यादा मजबूत और ज्यादा शक्तिशाली उन्होंने अपने आप को प्रूव किया देन हिज फादर राजा चोल, उनके पिता जो राजा चोल थे उनसे भी उन्होंने ज्यादा अपने आप को पावरफुल और अपने आप को शक्तिशाली साबित किया। कावेरी पट्टनम, ये इस तरह के नाम होते हैं साउथ इंडिया में। कावेरी पट्टिनम एंड नागपट्टिनम, ये दो जगह हैं, कावेरी पट्टिनम और नागपट्टिनम। वर द टू मेजर पोर्ट्स ऑफ द चोल्स, चोल जो साम्राज्य था वो साउथ में था और साउथ का जो पूरा एरिया है वो समुद्र के तट पर है, तो खूब व्यापार वहां समुद्री मार्ग से होता था, आज भी होता है। तो वो पोर्ट जो है वो बंदरगाह को कहते हैं, वहां से जहाज आते थे और जाते थे, वो जो जगह होती है वो पोर्ट्स होती है। तो चोल साम्राज्य के, चोल किंगडम के जो मेजर पोर्ट्स थे, मुख्य जो बंदरगाह थे वो थे नागपट्टिनम और कावेरी पट्टिनम। नेक्स्ट है टेम्पल्स हेल्ड ए सेंट्रल प्लेस इन द लाइफ ऑफ पीपल, और उस चोल साम्राज्य में जो मंदिर होते थे, टेम्पल्स जो होते थे, उनका उनके जीवन में, लाइफ ऑफ द पीपल यानी लोगों के जीवन में एक केंद्रीय भूमिका होती थी, सेंट्रल प्लेस होता था उनका, हेल्ड यानी रखते थे। लोगों के जीवन में जो मंदिर होते थे वो सेंट्रल प्लेस रखते थे, मुख्य भूमिका रखते थे, केंद्रीय स्थान रखते थे। यानी लोग सुबह उठना, नहाना धोना, मंदिर जाना, शाम को मंदिर जाना, तो मंदिर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता था। चोल इंस्क्रिप्शंस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट चोल एडमिनिस्ट्रेशन। जो चोल एडमिनिस्ट्रेशन होता था यानी चोल साम्राज्य के जो प्रशासन होता था उसके बारे में ज्यादा जो इंफॉर्मेशन मिलती है अपने को, वो प्रोवाइड करने के लिए मेजर सोर्स क्या है, मुख्य स्रोत क्या है जहां से चोल साम्राज्य की बातें पता चलती है, वो है चोल इंस्क्रिप्शंस यानी चोल किंगडम में जो इंस्क्रिप्शंस उन्होंने बनाए, जो शिलालेख बनवाए, पत्थरों पर खुदवाई चीजें, उनको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, शिलालेख। तो चोल इंस्क्रिप्शंस जो है, जो शिलालेख हैं, वो मेजर सोर्स हैं, मुख्य स्रोत हैं ऑफ प्रोवाइडिंग अस इंफॉर्मेशन, हमें सूचनाएं प्रदान करने का, अबाउट चोल एडमिनिस्ट्रेशन, चोल साम्राज्य के बारे में। देयर कॉन्सेप्ट्स विलेज गवर्नमेंट, उनका जो प्रशासन, गांव की सरकार, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, उनका राजस्व को इकट्ठा करने का सिस्टम, एंड लैंड ग्रांट्स, और जो जमीनों उन्होंने प्रदान की ब्राह्मणों को या और किसी को भी, तो उनका भी इंस्क्रिप्शंस बने हुए हैं, उनकी भी लिखित में चीजें हैं। तो इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें चोल किंगडम के बारे में, उनके लैंड ग्रांट्स के बारे में, जो जमीनें उन्होंने प्रदान की किसी को, या जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का उनका सिस्टम था, गांव की सरकार थी, उनकी जो विजय होती थी, कॉन्क्वेस्ट से यानी विजय, उन्होंने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की, कॉन्क्वेस्ट, तो इन सब के बारे में
हमें पता चलता है उनके इंस्क्रिप्शन से यानी शिलालेखों से। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स यानी किसानों का जो आबादी होती थी, पीजेंट्स यानी किसान, सेटलमेंट्स यानी आबादी। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स यानी किसानों की जो आबादी होती थी, कॉल्ड एज उर के रूप में कहलाती थी, उर कहलाती थी किसानों की जो सेटलमेंट या आबादी होती थी। बिकम प्रॉस्पिरियस, वो बनी प्रॉस्पिरियस यानी संपन्न, वो किसानों की आबादी संपन्न थी उस समय, प्रॉस्पिरियस बनी विद द एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, सिंचाई की कृषि के विस्तार के साथ, यानी उस समय में भी सिंचाई की एक जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित हुई और उसके कारण से किसानों की जो आबादियां थी वो संपन्न हुई चोल साम्राज्य में। द सभा असिस्टेड द किंग्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन मैनी वेज। एक विद्वान लोगों की सभा होती थी, लोग मतलब विद्वान लोगों की एक टीम होती थी जिसको सभा कहते थे। वो सहायता करती थी राजा के प्रशासनिक अफसरों की, यानी राजा के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे, प्रशासनिक जो अफसर होते थे राजा के, उनको सहायता करती थी सभा। सभा कौन? विद्वान लोगों की एक टोली होती थी जिसको सभा कहते थे, और वो राजा के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को असिस्ट करती थी इन मैनी वेज यानी कई तरीकों से। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन टुडे। आज हम लोगों ने इस लेसन नंबर 2 के जो भी मेन पॉइंट्स थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ दिस लेसन, एक्सरसाइज ऑफ द लेसन। इस लेसन के जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन आंसर्स है, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने अगले वीडियो से। डियर स्टूडेंट्स, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आपको चीजों को समझने का प्रयास करना चाहिए। यू शुड ट्राई टू लर्न सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए वर्ड्स को आपको लर्न करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।